ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अगला टाइप अपन पढ़ने वाले हैं शेडेड पोल। तो शेडेड पोल का मतलब क्या है दोस्तों? तो पहली चीज़ तो ये बता दूं कि ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट मोटर है। मुझे सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं इसको कंस्ट्रक्शन करते समय ही इसमें क्या करता हूँ, मैं शेडिंग प्रोवाइड करा देता हूँ इसके पोल फेसेस पे। ठीक है, उससे क्या होता है कि इसमें कुछ इनिशियल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और उसके कारण इसमें कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क, हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम होगी लेकिन वो सफिशिएंट होगा मोटर को स्टार्ट कराने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है शेडेड पोल, कैसे मैं पोल में शेडेड प्रोवाइड यहाँ कराऊंगा, देखिए दोस्तों। ठीक है, यदि मैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की बात करता हूँ तो कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन में इसका ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो इसका जो स्टेटर वाला पार्ट जो है ये तो इसका हो गया रोटर। ठीक है, ये तो हो गया रोटर, कौन सा होगा इसका, स्क्वायरल केज। मोटर के अंदर पड़ा था स्टेटर जो होगा, तो स्टेटर के जो सैलिएंट पोल्स होंगे या प्रोजेक्टेड पोल में इनको कहूँ, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे दो पार्ट में इसको अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और जो अनइक्वल पार्ट है उसके अंदर मैंने एक कॉपर की शेडिंग रिंग लगाई है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, कॉपर शेडिंग रिंग या कॉपर बैंड इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, कॉपर बैंड या एक शेडिंग रिंग मैंने काम में ली है ये कॉपर की, उस पोल पार्ट पे मैंने ये। ठीक है, तो इसको यदि मैं इस तरह दिखाना चाहूँ तो आप इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि इस तरह आपका पोल है, पार्ट पे एक मैंने कॉपर का, इस पर आपकी क्या है, इस पर वाइंडिंग आपकी लगी हुई है। ठीक, तो इस पोल का जिस पार्ट में मैंने शेडिंग प्रोवाइड कराई है उस पोर्शन को मैं कहता हूँ शेडेड पोर्शन। इस पोर्शन को क्या कहता हूँ मैं, शेड नाम देता हूँ। और ये वाला जो जिसमें कोई शेडिंग नहीं है, जिस वाले पोर्शन में, इसको कहता हूँ मैं अनशेडेड पोर्शन। इसको मैं कहता हूँ अनशेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन या शेडेड पार्ट जिसमें मैंने कॉपर की एक शेडिंग रिंग लगाई हुई है, और दूसरा जो पार्ट है ये आपका अनशेडेड पार्ट या अनशेडेड पोर्शन आप इसको कह सकते हो। तो मैंने एक पोल को दो पार्ट में मैंने
डिवाइड किया है और उसमें मैंने एक शेडिंग प्रोवाइड कराई है, एक कॉपर बैंड या कॉपर को रिंग को लेकर मैंने एक शेडिंग प्रोवाइड इसके। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, अब समझना इससे क्या होगा, कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगा, ये अपन समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, देखिए मैं बात करूँगा जो सिंगल फेज, जैसे ही मैं एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट करूँगा तो जो सिंगल फेज के कारण जो आपका फ्लक्स आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, अल्टरनेटिंग नेचर की फॉर्म में आएगा। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिंग नेचर की फॉर्म में आपका जो फ्लक्स आएगा सिंगल फेज वाला वो आपका इस तरह से आएगा। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे मैं तीन अलग अलग इंस्टेंट की यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले इंस्टेंट में मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम की, इस टाइम को मैं लिख लेता हूँ T1 टाइम, दूसरा जो टाइम है इस लेता हूँ T2 टाइम, और तीसरा जो टाइम है इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे T3 टाइम। और इन पॉइंट्स को भी मैं नाम दे देता हूँ A पॉइंट, B पॉइंट और जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनेगा उसके कारण वो इस तरह आएगा। तो मैंने A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तीन पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, एक T1 टाइम पे है, एक T2 टाइम पे और एक T3 टाइम पे। तीनों पॉइंट पे जो फ्लक्स का नेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, यदि मैं A पॉइंट की बात करूं, मतलब T1 टाइम की यदि मैं बात करता हूं, तो जो फ्लक्स है उसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग नेचर है, मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स का नेचर है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ फ्लक्स का नेचर है। T2 टाइम पे जब पहुंचेगा ये ग्राफ, B पॉइंट की यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जो फ्लक्स है आपका वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, मतलब ना तो वो बढ़ रहा है ऊपर ना नीचे जा रहा है, मतलब कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्स आपका कांस्टेंट है। सी पॉइंट की T3 टाइम पे मैं सी पॉइंट की यदि बात करता हूं तो सी पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्लक्स है वो डिक्रीजिंग नेचर का है, मतलब जो फ्लक्स की वैल्यू वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। मतलब बी पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंच गया था, मैक्सिमम से फिर क्या हो रहा है, वो रिड्यूसिंग नेचर का है। तो इन तीनों पॉइंट पे यदि मैं बात करूं तो ए पॉइंट पे जो फ्लक्स का नेचर है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, बी पॉइंट पे जो फ्लक्स का नेचर है वो कांस्टेंट नेचर का है, सी पॉइंट पे जो फ्लक्स का नेचर है वो डिक्रीजिंग नेचर का है। अब यदि मैं फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करता हूँ तो वहाँ मैंने पढ़ा था कि यदि किसी कॉइल या कंडक्टर से लिंक भी चेंज होता है टाइम के साथ तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों, मैं ए पॉइंट और सी पॉइंट की बात करूं, यहाँ दोनों पॉइंट पे फ्लक्स हो रहा है। ए पॉइंट पे इंक्रीजिंग वाला चेंज तो है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चेंज तो हो रहा है। तो ए पॉइंट पे जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो इंक्रीजिंग नेचर का चेंज हो रहा है, सी पॉइंट पे जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो डिक्रीजिंग नेचर का चेंज हो रहा है। लेकिन बी पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो बी पॉइंट पे फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्स लगभग कांस्टेंट है। तो इन तीन पॉइंट की मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा। ठीक है, तीन पॉइंट को मैं समझूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं तीन यहाँ पे मैं अलग अलग इनको दिखाना चाहूँ। ठीक है दोस्तों, तो समझना थोड़ा सा ध्यान से, तीन इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे शेडिंग पॉइंट लगाई हुई है। मैं एक स्टैंड पे इसकी बात करूँगा, दूसरे स्टैंड पे जब मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ बात करूँगा, और तीसरे स्टैंड की जब बात। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मैंने तीन अलग अलग स्टैंड पे मैं जो पोल में शेडिंग प्रोवाइड कराई है। तो मैं एक पोल की ही मैं तीन अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ दोस्तों। एट टाइम T1 यह मैं बात करूँगा, एट टाइम T3। ठीक है दोस्तों, एट टाइम T3 तीन कंडीशन में अलग अलग। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, ठीक है दोस्तों, T1 टाइम की, तो T1 टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि टाइप का नेचर था, फ्लक्स का इंक्रीजिंग नेचर था। इंक्रीजिंग नेचर के कारण जो क्या होगा आपका, जो आपने शेडिंग रिंग एक कॉपर की जो काम में ले रखी है वो एक कॉइल या कंडक्टर की तरह काम करेगी, और उसके अंदर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ यही मतलब है
कि जैसे ही आपका चेंजिंग फ्लक्स इस शेडिंग रिंग के संपर्क में आएगा या इससे लिंक करेगा तो इसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके कारण इसमें कुछ करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा इस शेडिंग रिंग के अंदर, तो ये क्या करेगा, खुद का भी फ्लक्स ये बनाएगा। ठीक है, शेडिंग फ्लक्स आपका बनेगा जैसे ही इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसके कारण करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो के कारण इसके अंदर खुद का फ्लक्स बना। अब ड्यू टू द लेंज लॉ, समझना थोड़ा सा दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से समझना जो मैं आगे 2 लाइन बोलने वाला हूँ। ड्यू टू द लेंज लॉ, लेंज लॉ अपन ने क्या पढ़ा था कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग शेडिंग रिंग में बना फ्लक्स लेंज ये अपोजिशन करेगा, इट अपोजेज द कॉजेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अब ये किसके कारण बना है, इसके अंदर जो फ्लक्स बना है वो किसके कारण आया है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आया है। लेकिन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि फ्लक्स में चेंज होने के कारण है बच्चे दोस्तों, इंक्रीजिंग नेचर का चेंज है या नहीं बताइए, यहाँ कांस्टेंट था और यहाँ डिक्रीजिंग नेचर का चेंज था। तो ए पॉइंट पे या T1 टाइम पे फ्लक्स वो ऊपर की तरफ जा रहा था, इंक्रीजिंग नेचर का चेंज था, तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ और इसमें ईएमएफ आया, करंट आया और फ्लक्स बना। तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपने उन कारणों का विरोध करेगा, उन कारणों का अपोजिशन करेगा जिसके कारण ये बना है। और बना किसके कारण, फ्लक्स में इंक्रीज होने के कारण। तो उसका अपोजिशन क्या हुआ, उसका अपोजिशन हुआ फ्लक्स में डिक्रीमेंट। लेंज लॉ अपोजिशन कर रहा है ना, तो कारण तो क्या था, फ्लक्स में इंक्रीज होना, इंक्रीजिंग फ्लक्स इसका कारण था बनने का, और इसका अपोजिशन क्या होगा, फ्लक्स में कमी। तो ये क्या करेगा, शेडिंग रिंग में जो बना फ्लक्स है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपने इस पोर्शन में, ये पोर्शन कौन सा था जिसमें शेडिंग प्रोवाइड कराई है, शेडिंग पोर्शन, तो यहाँ तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा ये कम, और जो अनशेडेड पार्ट था इसके अंदर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इस तरह फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये जो पार्ट था अनशेडेड वाला, अनशेडेड, और ये था आपका शेडेड। अनशेडेड पोर्शन में जो फ्लक्स का शेडेड पोर्शन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या हुआ, क्योंकि इसके बनने का कारण था फ्लक्स में इंक्रीज होना, और उसका विरोध, उसका अपोजिशन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फ्लक्स में कमी। तो ये अपने पोर्शन में उस फ्लक्स में कमी कर लेगा ड्यू टू द लेंज लॉ। तो ये होगा आपका शेडेड पोर्शन में फ्लक्स कम हो जाएगा, अनशेडेड पोर्शन में फ्लक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होगा एट टाइम इंस्टेंट, कौन सा, T1 टाइम पे। अब यदि मैं बात करूँ T2 टाइम पे, तो T2 टाइम पे बी पॉइंट की बात करूँ तो फ्लक्स कुछ इंस्टेंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो अपने पीक पे पहुंच गया। अब ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। और कोई चेंज यदि नहीं हुआ तो क्या कोई फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ बनेगा, कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, क्योंकि फैराडे ने कहा था कि यदि फ्लक्स में चेंज होगा तभी आपका ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। तो कोई चेंज T1 T2 इंस्टेंट पे नहीं है फ्लक्स के अंदर, तो यहाँ कोई भी ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड शेडिंग रिंग में नहीं होगा। ठीक है, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन शेडिंग कॉइल। यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेंज लॉ काम नहीं करेगा, तो जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इसके अक्रॉस रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्लक्स में कोई अपोजिशन नहीं हो रहा ना इसके कारण, क्योंकि इसमें ईएमएफ ही नहीं बना, तो कोई फ्लक्स ही नहीं बना, शेडिंग वाला रिंग वाला कोई फ्लक्स ही नहीं बना, तो यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पोल फेस के अक्रॉस रहेगा। ठीक है, अब यदि मैं थर्ड पोजीशन की बात करता हूं तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, T3 टाइम पे क्या हो रहा है दोस्तों, T3 टाइम की यदि मैं बात करूं सी पॉइंट की, तो यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ जो फ्लक्स का नेचर है वो कैसा है, वो कम हो रहा है, नीचे की तरफ आपका जा रहा है। तो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, फ्लक्स में चेंज तो हो ही रहा है। और फैराडे ने क्या कहा था, यदि फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो जस्ट पहली स्टेप की तरह थर्ड स्टेप के अंदर भी आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है,
क्योंकि ईएमएफ के कारण आपका करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण इसका खुद का फ्लक्स बनेगा। तो जो शेडिंग फ्लक्स आएगा यहाँ पे वो अपने कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन का, लेंज लॉ ने क्या कहा था कि जो कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन का अपोजिशन करेगा, तो ये अपोजिशन किसका करेगा, जिसके कारण ये बना है। और ये किसके कारण बना है, फ्लक्स में जो डिक्रीमेंट हो रहा था उसके कारण। यहाँ देख पा रहे होंगे आप किसके कारण बना है, ये सी पॉइंट में फ्लक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, उसके कारण तो ये बना है। तो इसका अपोजिशन क्या होगा, फ्लक्स में इंक्रीमेंट, फ्लक्स में डिक्रीज तो इसका कारण है बनने का, तो इसका अपोजिशन क्या हुआ, फ्लक्स में इंक्रीज होना। तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप के उलट ये क्या करेगा, अपने पोर्शन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा लेगा, और जो अनशेडेड वाला पोर्शन था इसमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं इस तरह इसको दिखा सकता हूँ, यहाँ तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा और यहाँ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका कम, ठीक है। तो ये पोर्शन तो कौन सा था आपका, अनशेडेड में तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कम, सा था ये था शेडेड, शेडेड पोर्शन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ज़्यादा, क्योंकि जो ईएमएफ बना तो उसके कारण शेडिंग फ्लक्स जो बनेगा वो कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन का पोजीशन करेगा। कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन थे इसके फ्लक्स में कमी होना, तो मैं तीनों स्टेप को एक साथ देखिए दोस्तों, यदि मैं तीनों स्टेप को एक साथ देखूँ, एक एग्जांपल से इस तरह मैं एक इसको लिख सकता हूँ। सपोज करो यहाँ पे बढ़ी थी आपकी अनशेडेड पोर्शन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ कम हुआ था। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये 12 था, ये 8 था, ठीक है दोस्तों। मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल, ठीक है, समझने के लिए। अब यह क्या है, ये वाला जो फ्लक्स है ये तो कम हुआ, 12 से 10 हो गया, ये 8 से बढ़ के क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इस वाले थर्ड वाले कंडीशन में बात करूं तो शेडेड पोर्शन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया और अनशेडेड में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। तो ये 10 से अब 8 रह गया और ये 10 से क्या हो गया, 12 हो गया। तो अब इस प्रोसेस को आप एक साथ यदि इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्स का शिफ्टिंग हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, फ्लक्स का शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ जो 12 फ्लक्स था और यहाँ 8 था, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 में से 4 फ्लक्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आप थर्ड स्टेप में देख पा रहे होंगे, यहाँ 12 से कितना हो गया, 8 रह गया, 12 से 8, और ये 8 से कितना हो गया, 12 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ फ्लक्स का शिफ्टिंग हो रही है। 4 फ्लक्स, मतलब वैल्यू में केवल एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ 4 फ्लक्स यहाँ, ये शिफ्टिंग होती है जस्ट लाइक अ स्मॉल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि ये शिफ्टिंग सभी पोल में होगी, ये मैंने केवल एक पोल को, 4 पोल की मशीन हो सकती है, 6 पोल की मशीन हो सकती है, तो सभी पोल के अंदर ये प्रोसेस होगी। और एक साथ यदि सभी पोल के अंदर प्रोसेस होगी, ये फ्लक्स की जो शिफ्टिंग होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फ्लक्स की शिफ्टिंग है ये जस्ट सिमिलर होगी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरह, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगी। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी ये ध्यान रखनी आपको, शेडेड डायरेक्शन फ्लक्स की शिफ्टिंग होगी, उसी डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी डायरेक्शन में आपकी मोटर की रोटर रोटेट करता है। ये अपन इंडक्शन मोटर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फ्लक्स की शिफ्टिंग है जस्ट लाइक अ स्मॉल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस स्मॉल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, आपका कुछ स्टार्टिंग टॉर्क मोटर के अंदर बन जाएगा, और उस स्टार्टिंग टॉर्क के कारण मोटर आपकी रोटेट करने लग जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह जो मोटर आपकी बनी है क्या हुई, सेल्फ स्टार्टिंग टाइप मोटर आपकी बनी। क्योंकि यहाँ मुझे कोई भी अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है, मैंने कंस्ट्रक्शन में ही कुछ ऐसा पोल्स में अरेंजमेंट मैंने कर लिया जिसके कारण आपका एक स्मॉल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए, उसके कारण कुछ टॉर्क बन जाए, और उस टॉर्क के कारण आपकी मोटर रोटेट करने लग जाएगी। और उसके बाद तो फिर क्या होगा, ये जो स्मॉल टॉर्क बनेगा इसके कारण वो केवल मोटर को स्टार्ट कराएगा। जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद रनिंग कंडीशन में तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक्शन के थ्रू ही मोटर रोटेट करती रहेगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक्शन क्या था जो अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर दो एक साथ उसके अंदर बनते हैं, दो टॉर्क एक साथ लगते हैं। अब कोई भी एक ज़्यादा हो जाए उसी डायरेक्शन में मोटर रोटेट करने लग जाएगी,
तो यहाँ एक ज़्यादा कैसे हो गया, मैंने जो शेडिंग वाली जो प्रोसेस काम में ली है उससे आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, उसके कारण आपका एक स्मॉल टॉर्क यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि मोटर को रोटेट करा देगा। तो ये इसकी वर्किंग थी कि किस तरह आपकी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर काम करती है और किस तरह ये रोटेट करती है। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेज हैं दोस्तों और कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, तो एडवांटेज क्या है इसका, एक तो लो कॉस्ट। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, कम होती है, लो कॉस्ट की मशीन है। पावर रेटिंग जो होती है इसकी, पावर रेटिंग होती है 60 वाट के आसपास, 60 वाट के आसपास इसकी पावर रेटिंग रहती है। ठीक है, और सेल्फ स्टार्ट मोटर है ये। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, इसमें मुझे कोई भी स्टार्टिंग की मुझे नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की यदि बात करूं, तो डिसएडवांटेजेस के हो गए, एक तो इसमें रिवर्सल नॉट पॉसिबल, ठीक है, यदि मैं इसमें चाहूँ कि मोटर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो सके तो ऐसा इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आरएमएस है वो तो अनशेडेड से शेडेड की तरफ ही बन रहा है, तो वो अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि आपने शेडिंग उसी हिसाब से प्रोवाइड करा हुई है। फिर आपको यदि रोटेशन आपको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो आपको जो शेडिंग रिंग्स है वो पोल के अपोजिट साइड में आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्शन की मैंने बात की तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, शेडेड टू अनशेडेड। शेडेड पोर्शन से करता हूँ। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। तो ये दो मोटर जो पड़ी थी अपन ने, रिलक्टेंस मोटर और स्टेसिस मोटर, दोनों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो तो बन रहा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक्शन से, और रनिंग कंडीशन में इनकी स्पीड हो रही थी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। रिलक्टेंस के अंदर रिलक्टेंस टॉर्क के कारण हो रही थी, स्टेसिस के अंदर स्टेसिस टॉर्क जो बना है BH कर्व का जो ज़्यादा एरिया बना है, तो परमानेंट मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गई हैं, उसके कारण ये स्टेसिस टॉर्क के कारण ये मोटर रोटेट करेगी सिंक्रोनस स्पीड पर कर डालने में मदद कर रहा था। और रनिंग कंडीशन में भी जो कार्बोरेटर यूज में अपन ले रहे थे उसका, तो वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का योगदान दे रहा था। ठीक है, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्रिएट करने के लिए जो सी स्टार्ट अपन लगा रहे थे वो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप कार्बोरेटर था, जबकि रनिंग कंडीशन में जो कार्बोरेटर अपन एम्प्लॉय कर रहे थे वो पेपर टाइप कार्बोरेटर था, जो कि लो रेटिंग लो टाइम रेटिंग का होता है और इजीली एम्प्लॉयबल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम अब डिस्कस करने वाले हैं अपने अगली जो है शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टाइप था, 5 में जो टाइप है वो है आपका शेडेड पोल। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अगला टाइप अपन पढ़ने वाले हैं शेडेड पोल। तो शेडेड पोल का मतलब क्या है दोस्तों, तो पहली चीज़ तो बता दूं कि ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ा है, लेकिन इसके अंदर मैं इसको कंस्ट्रक्शन करते समय बेसिस पे, ठीक है, उससे क्या होता है कि इसमें कुछ इनिशियल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, बहुत कम होगी लेकिन वो सफिशिएंट होगा मोटर को स्टार्ट कराने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है शेडेड पोल, कैसे मैं पोल में शेडेड प्रोवाइड यहाँ कराऊंगा, देखिए दोस्तों। ठीक है, यदि मैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की बात करता हूँ तो कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन मैं इसकी बना सकता हूँ। ठीक है, कौन सा होगा इसका, स्क्वायरल फील्ड होंगे या प्रोजेक्टेड पोल मैं इनको कहूँ, तो इस पोल को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे दो पार्ट में इसको अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और जो अनइक्वल पार्ट है उसके अंदर मैंने एक कॉपर की शेडिंग रिंग लगाई है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, कॉपर शेडिंग रिंग, और वैन या एक शेडिंग रिंग मैंने काम में ली है ये कॉपर की, उस पोल के अनइक्वल डिवाइडेड पार्ट पे मैंने ये लगाई है। ठीक है, तो इसको यदि मैं इस तरह दिखाना चाहूँ तो आप इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि इस तरह आपका पोल है। ठीक है, और
शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉइल अपन, ठीक है। इस पर आपकी क्या है, इस पर वाइंडिंग आपकी लगी हुई है, ठीक है। इस पर क्या लगी हुई है आपकी, स्टेटर वाइंडिंग लगी हुई है, स्टेटर वाइंडिंग ही लगी हुई है। ये मैंने शेडिंग प्रोवाइड कराई है अनइक्वल वाले पोर्शन पे, ठीक है दोस्तों। तो इस पोल का जिस पार्ट में मैंने शेडिंग प्रोवाइड कराई है उस पोर्शन को मैं कहता हूँ शेडेड पोर्शन। इस पोर्शन को क्या कहता हूँ मैं, शेडेड पोर्शन नाम देता हूँ। और ये वाला जो जिसमें कोई शेडिंग नहीं है, जिस वाले पोर्शन में, इसको कहता हूँ मैं अनशेडेड पोर्शन। इसको मैं कहता हूँ अनशेडेड पोर्शन। तो कहने का मतलब मैंने पोल को दो भाग में मैंने एक तो शेडेड पार्ट जिसमें मैंने कॉपर की एक शेडिंग रिंग लगाई हुई है, और दूसरा जो पार्ट है ये आपका अनशेडेड पार्ट या अनशेडेड पोर्शन आप इसको कह सकते हो। तो मैंने एक पोल को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है और उसमें मैंने एक शेडिंग प्रोवाइड कराई है, एक कॉपर बैंड या कॉपर को रिंग को लेकर मैंने एक शेडिंग प्रोवाइड इसके अंदर कराई है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, अब समझना इससे क्या होगा, कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनेगा ये अपन समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो आपका जो सिंगल फेज, जैसे ही मैं एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट करूँगा तो जो सिंगल फेज के कारण जो आपका फ्लक्स आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, अल्टरनेटिंग नेचर की फॉर्म में आएगा, ठीक है दोस्तों। अल्टरनेटिंग नेचर की फॉर्म में आपका जो फ्लक्स आएगा सिंगल फेज वाला वो आपका इस तरह से आएगा। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे मैं तीन अलग अलग इंस्टेंट की यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले इंस्टेंट में मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, जो टाइम है इसको मैं लिख लेता हूँ T2 टाइम, और तीसरा जो टाइम T3 टाइम, और इन पॉइंट्स को भी मैं नाम देता हूँ A पॉइंट, फ्लक्स बनेगा उसके कारण वो इस तरह आएगा। तो मैंने A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तीन पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किए पे, एक T2 टाइम पे और एक T3 टाइम पे। तीनों पॉइंट पे जो फ्लक्स का नेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। यदि मैं A पॉइंट की बात करूं, मतलब T1 टाइम की यदि मैं बात करता हूं, तो जो फ्लक्स है उसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग नेचर है। मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स का नेचर है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ फ्लक्स, वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मतलब बी पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंच गया था, मैक्सिमम से फिर क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करता हूं तो वहां मैंने पढ़ा था कि ये होता है टाइम के साथ, तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों, मैं ए पॉइंट और सी पॉइंट की बात करूं, यहाँ दोनों पॉइंट पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ए पॉइंट पे चेंज क्या है, इंक्रीजिंग वाला चेंज है, चेंज तो है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चेंज तो हो रहा है। तो ए पॉइंट पे जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो इंक्रीजिंग नेचर का चेंज हो रहा है, सी पॉइंट पे जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो डिक्रीजिंग नेचर का चेंज हो रहा है। लेकिन बी पॉइंट की यदि मैं बात करूँ तो बी पॉइंट पे फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्स लगभग कांस्टेंट है। तो इन तीन पॉइंट की मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा, ठीक है, तीन पॉइंट को मैं समझूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं तीन यहाँ पे मैं अलग अलग इनको दिखाना चाहूँ, ठीक है दोस्तों। तो समझना थोड़ा सा ध्यान से, तीन इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे शेडिंग कॉइल लगाई हुई है। मैं एक इंस्टेंट तो इसकी बात करूँगा, दूसरे इंस्टेंट पे जब मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ बात करूँगा, और तीसरे इंस्टेंट की जब मैं बात करूँगा ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे मैंने तीन अलग अलग इंस्टेंट पे मैं जो पोल में शेडिंग प्रोवाइड कराई है। तो मैं एक पोल की ही मैं तीन अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ दोस्तों। ये आपकी शेडिंग रिंग है, ठीक है, एट टाइम T1 यहाँ मैं बात करूँगा, एट टाइम T2, और यहाँ मैं बात करूँगा एट टाइम T3, ठीक है दोस्तों। एट टाइम T3 तीन कंडीशन में मैं अलग अलग बात यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, ठीक है दोस्तों, T1 टाइम की, तो T1 टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्लक्स है, मतलब ए पॉइंट पे फ्लक्स का नेचर कैसा था, इंक्रीजिंग टाइप का नेचर था, फ्लक्स का इंक्रीजिंग नेचर था। इंक्रीजिंग नेचर के कारण जो क्या होगा आपका, जो आपने शेडिंग रिंग एक कॉपर की जो काम में ले रखी है वो एक कॉइल या कंडक्टर की तरह काम करेगी, और उसके अंदर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो ये शेडिंग रिंग लगाने का यहाँ यही मतलब है कि जैसे ही आपका चेंजिंग फ्लक्स इस शेडिंग रिंग के संपर्क में आएगा या इससे लिंक करेगा तो इसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन, ये इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बनेगा, जैसे ही इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसके अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो के कारण इसके अंदर खुद का फ्लक्स बना। अब ड्यू टू द लेंज लॉ, समझना थोड़ा सा दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से समझना जो मैं आगे 2 लाइन बोलने वाला हूँ। ड्यू टू द लेंज लॉ, लेंज लॉ अपने क्या पढ़ा था कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण है, लेकिन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि फ्लक्स में चेंज होने के कारण, और चेंज क्या हुआ है T1 टाइम पे जो चेंज हुआ है वो कैसा चेंज है दोस्तों, इंक्रीजिंग नेचर का चेंज है या नहीं बताइए, यहाँ कांस्टेंट था और यहाँ डिक्रीजिंग नेचर का चेंज था। T1 टाइम पे जो फ्लक्स था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, इंक्रीजिंग नेचर का चेंज था, तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और उस फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण फेराडेज लॉ लगा, और फेराडेज लॉ के कारण इसमें ईएमएफ आया, करंट आया और फ्लक्स बना। तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपने उन कारणों का विरोध करेगा, उन कारणों का अपोजिशन करेगा जिसके कारण ये बना है, और बना किसके कारण, फ्लक्स में इंक्रीज होने के कारण। तो उसका अपोजिशन क्या हुआ, उसका अपोजिशन हुआ फ्लक्स में डिक्रीज में। तो कारण तो क्या था, फ्लक्स में इंक्रीज होना, इंक्रीज बनने का, और इसका अपोजिशन क्या होगा, फ्लक्स में कमी। तो ये क्या करेगा, शेडिंग रिंग में जो बना फ्लक्स है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपने इस पोर्शन में, ये पोर्शन कौन सा था जिसमें शेडिंग प्रोवाइड कराई है, शेडिंग पोर्शन, तो यहां तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा ये कम, और जो अनशेडेड पार्ट था इसके अंदर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ज्यादा। तो कुछ इस तरह में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये जो पार्ट था अनशेडेड वाला, अनशेडेड, और ये था अनशेडेड पोर्शन में जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो बढ़ गया दोस्तों, कम क्यों हुआ, क्योंकि इसके बनने का कारण था फ्लक्स में इंक्रीज होना, और उसका विरोध, उसका अपोजिशन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फ्लक्स में कमी। तो ये अपने पोर्शन में उस फ्लक्स में कमी कर लेगा ड्यू टू द लेंज लॉ। तो ये होगा आपका शेडेड पोर्शन में फ्लक्स कम हो जाएगा, अनशेडेड पोर्शन में फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये होगा एट टाइम इंस्टेंट कौन सा, T1 टाइम पे। अब यदि मैं बात करूँ T2 टाइम पे, तो T2 टाइम पे बी पॉइंट की बात करूँ तो फ्लक्स कुछ इंस्टेंट के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो अपने पीक पे पहुंच गया, अब ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ, और कोई चेंज यदि नहीं हुआ तो क्या कोई फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ बनेगा, कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, क्योंकि फेराडे ने कहा था कि यदि फ्लक्स में चेंज होगा तभी आपका ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। तो कोई चेंज T1 T2 इंस्टेंट पे नहीं है फ्लक्स के अंदर, तो यहाँ कोई भी ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड शेडिंग रिंग में नहीं होगा, ठीक है। नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड EMF in शेडिंग कॉइल, शेडिंग कॉइल है इसमें कोई ईएमएफ लॉ भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेंज लॉ काम नहीं करेगा। तो जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पोल फेस के अक्रॉस रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लक्स में कोई अपोजिशन, क्योंकि इसमें ईएमएफ ही नहीं बना तो कोई फ्लक्स ही नहीं बना, शेडिंग वाला रिंग वाला कोई फ्लक्स ही नहीं बना, तो यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। शेडिंग रिंग ईएमएफ आपका बनेगा। अब ये जो ईएमएफ बनेगा ये फिर से अपने कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन का अपोजिशन करेगा, क्योंकि ईएमएफ के कारण आपका करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण इसका खुद का फ्लक्स बनेगा। तो जो शेडिंग फ्लक्स आएगा यहाँ पे वो अपने कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन का अपोजिशन करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। और लेंज लॉ ने क्या कहा था कि जो कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन का अपोजिशन करेगा, तो ये अपोजिशन किसका करेगा, जिसके कारण ये बना है, और ये किसके कारण बना है, फ्लक्स में जो डिक्रीमेंट हो रहा था उसके कारण। यहाँ देख पा रहे होंगे आप किस कारण बनाई, कारण है बनने का। तो इसका अपोजिशन क्या हुआ, फ्लक्स में इंक्रीज का फर्स्ट स्टेप के उलट ये क्या करेगा, अपने पोर्शन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा लेगा, और जो अनशेडेड वाला पोर्शन था इसमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं इस तरह इसको दिखा सकता हूँ, यहाँ तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, और यहाँ
पोजिशन करेगा, कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन थे इसके फ्लक्स में कमी होना, तो उसका अपोजिशन हुआ फ्लक्स में वृद्धि होना, तो यहाँ इस वाले पोर्शन में फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इन तीनों स्टेप को एक साथ देखिए दोस्तों, यदि मैं तीनों स्टेप को एक साथ देखूँ, एक एग्जाम्पल से इस तरह मैं एक इसको लिख सकता हूँ। सपोज करो यहाँ पे बढ़ी थी आपकी अनशेडेड पोर्शन में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ कम हुआ था, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये 12 था, ये 8 था, ठीक है दोस्तों, मैं केवल एक ले रहा हूँ केवल, ठीक है, समझने के लिए। अब यह क्या इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, मतलब ये वाला जो फ्लक्स है ये तो कम हुआ, 12 से 10 हो गया, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। तो ये तो अब इस प्रोसेस को आप एक हो रही है 4 फ्लक्स, मतलब वैल्यू में केवल एग्जांपल के लिए बात करूं तो मैं कहता हूँ 4 फ्लक्स यहाँ से यहाँ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और ये जो एक पोल फेस के अलाउंग जो फ्लक्स की शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग होती है जस्ट लाइक अ स्मॉल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पोल की मशीन हो सकती है, तो सभी पोल के अंदर ये सभी पोल के अंदर ये फ्लक्स की जो शिफ्टिंग होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फ्लक्स की शिफ्टिंग है ये जस्ट सिमिलर होगी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी ये ध्यान रखनी है आपको शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में, जो मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन आपका हो या जो फ्लक्स की शिफ्टिंग की डायरेक्शन हो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स की शिफ्टिंग होगी उसी डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी डायरेक्शन में आपकी मोटर की रोटर रोटेट करता है। ये अपन स्मॉल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इस स्मॉल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, आपका कुछ स्टार्टिंग टॉर्क मोटर के अंदर बन जाएगा, और उस स्टार्टिंग टॉर्क के कारण मोटर आपकी रोटेट करने लग जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह जो मोटर आपकी बनी है क्या हुई, सेल्फ स्टार्टिंग टाइप मोटर आपकी बनी, क्योंकि यहाँ मुझे कोई भी अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है, मैंने कंस्ट्रक्शन में पोल्स में अरेंजमेंट मैंने कर ली जिसके कारण आप बनेगा, इसके कारण वो केवल मोटर को स्टार्ट कराएगा। जैसे मोटर स्टार्ट हो जाएगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक्शन के थ्रू ही मोटर रोटेट करती रहेगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक्शन क्या था जो अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर पड़ा था, क्योंकि उसके अंदर दो एक साथ उसके अंदर बनते हैं, दो टॉर्क एक साथ लगते हैं, अब कोई भी एक ज़्यादा हो जाए उसी डायरेक्शन में मोटर रोटेट करने लग जाएगी। तो यहाँ एक ज़्यादा कैसे हो गया, मैंने जो शेडिंग वाली जो प्रोसेस हमने ली है उससे आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, उसके कारण आपका एक स्मॉल टॉर्क यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि मोटर को रोटेट करा देगा। तो ये इसकी वर्किंग थी कि किस तरह आपकी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर काम करती है और किस तरह ये रोटेट करती है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं दोस्तों और कुछ एप्लीकेशन हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी जो एडवांटेजेस की बात करूँ, तो एडवांटेज क्या है इसका, एक तो लो कॉस्ट, ठीक है, इसकी रिवर्सल नॉट पॉसिबल, रिवर्सल नॉट, यदि मैं इसमें चाहूँ कि मोटर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है, इसके अंदर जो आरएमएस है वो तो अनशेडेड से शेडेड की तरफ ही बन रहा है, तो वो अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि आपने शेडिंग उसी हिसाब से प्रोवाइड करा हुई है। फिर आपको यदि रोटेशन आपको अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो आपको जो शेडिंग लिंक्स है वो पोल की अपोजिट साइड में आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्शन की मैंने बात की, तो डायरेक्शन ये ध्यान रखना है, पूछ रहे थे जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, शेडेड अनशेडेड टू शेड, जो डायरेक्शन होगी वो अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ पावर फैक्टर जो होगा वो भी इसका बहुत कम होगा, पावर फैक्टर वेरी लो, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत कम होगा, लो स्टार्टिंग टॉर्क, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है दोस्तों वो भी क्या होगा, बहुत कम स्थिर है, चीप मोटर है, इसलिए ये अपन इसको काफ़ी काम में अपन लेते हैं।
अब इसके एप्लीकेशंस की, ठीक है, यदि एप्लीकेशंस की यदि मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ इस मोटर को अपन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर में फोटोकॉपी मशीन, टॉयज, स्मॉल टॉयज, टॉयज, हेयर ड्रायर, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, फोटोकॉपी मशीन, रिकॉर्ड प्लेयर, एप्लीकेशन भी कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पावर रेटिंग इसकी ध्यान रखनी है, 50 से 60 वाट इसकी पावर रेटिंग रहती है। सेल्फ स्टार्ट मोटर है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। इसमें कोई अलग से मुझे कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं है। फोटोकॉपी मशीन, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, रिकॉर्ड प्लेयर, सिंगल फेज इंडक्शन, यूनिवर्सल मोटर की, ठीक है। अपन स्पेशल पर्पज मोटर के बारे में डिस्कस अब कर रहे हैं कि और कौन कौन सी मोटर्स होती हैं सिंगल फेज के अंदर, जो अपन डोमेस्टिकली या अपन कई घरेलू रूप से अपन, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, या इसको मैं कह सकता हूँ एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है मुझे, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फॉर द करेगी और डीसी सप्लाई में भी ये वर्क करेगी, उस मोटर को अपन कहते हैं यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। अब सीरीज मोटर ही क्यों प्रयुक्त की, क्योंकि सीरीज मोटर के अंदर अपन ने अपन पढ़ेंगे सीरीज मोटर, तो उसके अंदर क्या होगा, आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है वो दोनों आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में दोनों के अंदर सेम करंट आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसा अपन डीसी सीरीज मोटर ठीक है, ये आपकी सीरीज फील्ड होती है। एसी सप्लाई से यदि मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दूँ, ये आपकी है सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड, और ये है आपका आर्मेचर, ये है आपका आर्मेचर। तो क्या होगा दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, इसको इस तरह बनाऊँ, अल्टरनेटिंग करंट इस तरह का आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जो आपका करंट आपका, या इसको आप फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाई एफ आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका करंट यहाँ पे। अब यदि मैं आर्मेचर की बात करूँ तो वो दोनों सीरीज में है, तो सेम करंट ही तो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ साइमल्टेनियसली रिवर्सल होगा करंट का। जिस टाइम पे ये नीचे जाएगा फील्ड वाला करंट, जैसे नीचे जाएगा उसी समय आपका आर्मेचर करंट भी नीचे जाएगा, या आर्मेचर फ्लक्स। तो आप ये प्रोसेस को आप बिल्कुल इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जो टॉर्क होता है दोस्तों, ठीक है, टॉर्क की यदि मैं बात है के ए फाइव इंटू फाइव, ये अपन पढ़ेंगे अभी डीसी के अंदर, अभी अपन ने डीसी चालू नहीं किया है, अपन डीसी जब आगे पढ़ेंगे तो जो टॉर्क क्रिएट होगा वो होता है आपका के ए इंटू फाइव है।
तो जो के तो आपका कांस्टेंट हो गया, फाई जो है ये फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है, और आई ए है वो क्या है आपका आर्मेचर करंट है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण, आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स के इंटरेक्शन के कारण आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट होता है। तो ये मैं इस तरह कहूँगी कि मल्टीप्लाई तो हो गया का ग्राफ, ये हो गया आर्मेचर करंट आई ए का ग्राफ। तो इन दोनों का साइमल्टेनियसली रिवर्सल हो रहा है। तो यदि मैं इन दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है, टॉर्क का जो एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा पॉजिटिव मिलता है। अब जैसे ही करंट फ्लक्स जो है आपका फील्ड फ्लक्स या फील्ड करंट नेगेटिव में गया, साथ में आर्मेचर और फील्ड दोनों सीरीज में, तो एक साथ दोनों नेगेटिव में गए। तो यदि मैं टॉर्क की बात करूंगा तो टॉर्क है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो माइनस को यदि मैं माइनस पोर्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। माइनस में नहीं जा रहा, टॉर्क जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है, यूनी डायरेक्शनल टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क विथ फ्रीक्वेंसी डबल फ्रॉम द आर्मेचर और फील्ड करंट। जबकि इसका सेम रिपीटेशन हो रहा है इस टाइम के बाद, तो टाइम पीरियड आधा रह गया, और टाइम पीरियड आधे का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या मिली आपको, डबल फ्रीक्वेंसी मिली। तो इस तरह इसके अंदर क्या होगा, आपका टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो यदि मैं डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर को एसी सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, कुछ मॉडिफिकेशंस मुझे करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, मॉडिफिकेशंस मुझे क्या करने होते हैं ये मैं बता दूँ कि जब डीसी सीरीज मोटर को आप एसी से कनेक्ट करोगे या उसको एसी सीरीज मोटर बनाओगे या यूनिवर्सल मोटर जब आप उसको बनाओगे, तो उसमें मॉडिफिकेशन सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि वहाँ पहले डीसी सप्लाई होती थी, अब अपन एसी सप्लाई करें, तो एसी सप्लाई आते ही अल्टरनेटिव फ्लक्स आपका बनेगा, और अल्टरनेटिव फ्लक्स के कारण आपके एडी करंट और स्ट्रेसेस लॉसेस भी बन जाएंगे। डीसी के अंदर तो जीरो होते हैं, एसी सप्लाई देते ही आपके एडी करंट और स्ट्रेसेस लॉसेस आ जाएंगे। तो जो कोर है, फील्ड कोर है, आपको वो लेमिनेटेड करनी पड़ेगी, फील्ड कोर आपको लेमिनेटेड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और वो उसको इस तरह के मटेरियल का लेना पड़ेगा ताकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस भी क्या हो, मिनिमम हो। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करने पड़ेंगे ताकि आपका जो इसमें एसी के कारण जो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस आपके होते हैं वो कम हो। ठीक है, दूसरा आपको स्पार्किंग वगैरह का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो इसके डीसी के अंदर जो आपके कम्यूटेटर वगैरह होते हैं, जो ब्रशेस होती हैं, वो भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा रेटिंग की लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एसी के कारण आपको जो स्पार्किंग होगी उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर मैंने एसी से कनेक्ट किया तो भी मुझे टॉर्क बनेगा, टॉर्क मुझे मिलेगा, और यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मुझे मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में मुझे टॉर्क प्राप्त होगा, क्योंकि इसका मेन यही है कि फ्लक्स का रिवर्सल होगा तभी आपका आर्मेचर करंट का भी रिवर्सल का जो इंटरेक्शन बनेगा वो टॉर्क एक ही दिशा में प्राप्त होगा। तो ये होती है आपकी यूनिवर्सल। डीसी सीरीज मोटर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि इसका जो टॉर्क होता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का। अब जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, इसका मोटी जो एप्लीकेशन होंगी दोस्तों वो मैं काम में लूंगा, इस वगैरह में मैं इसको काम में लूंगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन आएंगी, मिक्सर ग्राइंडर, हाई इनर्शिया लोड, ठीक है, तो इन एप्लीकेशन में मैं इसको काम में लूंगा। मिक्सर ग्राइंडर, हाई इनिशियल लोड एप्लीकेशन एम्प्लॉय करूंगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी स्पीड इसकी होती है। ठीक है, इसके अलावा हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर में हाई स्पीड वैक्यूम, हाई स्पीड वैक्यूम, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, स्विंग, ठीक है, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन के अंदर भी अपन यूनिवर्सल मोटर। इसका जो मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जस्ट
डीसी यूनिवर्सल मोटर के अंदर, और जो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क बनेगा वो काफ़ी अच्छा इसका स्टार्टिंग टॉर्क आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी यूनिवर्सल मोटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर भी अपन पढ़ेंगे अभी, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, थोड़ा सा अपन सिंगल फेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशल पर्पज मोटर को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सिंक्रोनस मोटर 2 टाइप की होती है ये, एक तो होती है सिंगल फेज, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर एंड हिस्टैरिसीस मोटर। तो क्या होगा दोस्तों, पहली चीज़ तो सिंक्रोनस मोटर है, तो इनका जो ऑपरेशन होगा वो सिंक्रोनस स्पीड पे होगा, मतलब ये रन करेंगी वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेंगी। एनएस जो आपकी होती है सिंक्रोनस स्पीड, एनएस इक्वल टू 120 F/P, इस स्पीड पर ये रन करेंगी। अब मैं थोड़ा सा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को अभी बता दूं, हल्का सा आपको आइडिया दूं। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होगा दोस्तों, अपन रोटर पे अपन क्या करते हैं, डीसी फील्ड एक्साइटेशन को कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे उसमें रोटर में रोटर पोल क्रिएट हो जाते हैं डीसी फील्ड एक्साइटेशन देने के कारण। स्टेटर पे आपकी होती है 3 फेज वाइंडिंग, एसी वाइंडिंग, तो वहाँ आपका जो आरएमएफ बनती है वो मैग्नेटिकली लॉकिंग हो जाते हैं स्टेटर और रोटर पोल के बीच में, और मैग्नेटिक लॉकिंग होने के कारण आपका रोटर भी आरएमएफ स्टेटर आरएमएफ की स्पीड से ही रोटेट करने लगता है। ये होता है आपका 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर। यहाँ कुछ हल्का सा चेंजेस होगा, चेंज क्या होगा ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं ले रहा हूँ रिलक्टेंस मोटर। ठीक है दोस्तों, पहले मैं ले रहा हूँ रिलक्टेंस मोटर की बात अपन करेंगे, रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो रिलक्टेंस मोटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये तो आपका है सपोज करो स्टेटर, ठीक है, ये तो है आपका स्टेटर, ये है आपका स्टेटर, और ये बीच में जो मैंने बनाया है ये है आपका रोटर। तो रोटर के कुछ टीथ को मैंने इस तरह से हटा दिया है ताकि जो आपका जो ये जो रोटर है ये इसमें कुछ पोल क्रिएट हो जाए, कुछ प्रोजेक्टेड पोल या साइलेंसी मैंने इसके अंदर प्रोवाइड कराई है। साइलेंसी का मतलब है कुछ साइलेंट पोल मैंने क्रिएट, जैसे इस एग्जांपल की बात करूँ तो 4 पोल की ये आपकी क्या हो गई है रिलक्टेंस मोटर होगी, क्योंकि मैंने प्रोजेक्टेड पोल इसके अंदर बना लिए, जिनको अपन सैलिएंट पोल भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जो स्टेटर है आपका स्टेटर जो है वो जस्ट लाइक का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है, जिसके अंदर 2 वाइंडिंग आपकी होती हैं, मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग इसके अंदर होगी प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसके अंदर होगी, दोनों वाइंडिंग इसके अंदर होती हैं, और वही ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर अपन एक क्या कनेक्ट करते रखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को अपन कनेक्ट करके रखते हैं। तो यह मैं इस तरह का हूँ कि जो रिलक्टेंस मोटर है इसका जो स्टार्ट होगी, ये मोटर स्टार्ट होगी जस्ट लाइक अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये 2 वाइंडिंग जब मैं काम में लेता हूँ, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक आरएमएफ क्रिएट हो जाता है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में आरएमएफ क्रिएट होने के कारण आपका जो स्क्वायरल केज टाइप का रोटर होता है, ठीक है, ये स्क्वायरल केज ही था, लेकिन मैंने कुछ उसके रोटर टीथ को रिमूव करके मैंने कुछ सैलियंसी उसके अंदर प्रोवाइड करा दी है, तो इस तरह एक सैलियंट पोल की तरह ये आपको दिख रहा है। तो ये जो मोटर है ये स्टार्ट होगी जस्ट लाइक अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह, उसी एक्शन से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने स्टेटर पे दोनों वाइंडिंग लगाई हुई है, आपका जो आरएमएफ बनेगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बनेगा। अब जैसे ही ये 75% टू 80% स्पीड, 75 टू 80% ऑफ एनएस पे पहुंचेगी, ठीक है, 75 टू 80% सिंक्रोनस स्पीड के आसपास जब ये पहुंचेगी तो इसके अंदर एक रिलक्टेंस टॉर्क काम करेगा। ठीक है, रिलक्टेंस टॉर्क कैसे काम करेगा, तो रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है दोस्तों, तो रिलक्टेंस टॉर्क के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, रिलक्टेंस टॉर्क कैसे करना, हालांकि अपने ये डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि रिलक्टेंस टॉर्क कैसे काम करता है। जैसे आप इस तरह समझो दोस्तों, ठीक है, मैं रिलक्टेंस टॉर्क को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो ये आपका सैलिएंट पोल रोटर है, ठीक है, मैं एक सैलिएंट पोल टाइप का रोटर यहाँ बना रहा हूँ, समझना दोस्तों। ठीक है, ये स्टेटर का जो पोल है, जो स्टेटर के पोल है, ये सपोज करो एन पोल की तरह काम कर रहा है, और ये एस पोल की तरह काम कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह ये काम कर रहा है। तो इनके बीच में क्या है दोस्तों, एयर गैप है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या है, ये एयर गैप ही तो है, तो ये बीच में क्या है इनके एयर गैप, एयर गैप, ठीक है, बीच में एयर गैप है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, उसके बीच में एयर गैप है, और एयर गैप का रिलक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, तो जो फ्लक्स लाइन्स होंगी एन से एस, आपकी जो फ्लक्स लाइन जाएंगी, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाती है, एन टू एस ही तो जाती है। तो जो फ्लक्स लाइन जाती है एन से एस, ये चाहती हैं कि इनके बीच में जो रिलक्टेंस है वो मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए इनका जो रिलक्टेंस है। ठीक है, और ये जो रोटर है ये मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल का बनाया हुआ है, जिसका रिलक्टेंस आपका क्या है, कम है। तो अभी जब ये इस पोजीशन में है, ठीक है, ये इस पोजीशन में है, तो इन फ्लक्स लाइन को जो रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एरिया जो एयर गैप है क्या है, वो ज़्यादा है। लेकिन यदि मैं इसी का दूसरा पोर्शन कुछ इस तरह बना दूं, ठीक है,
तो क्या होगा आप बताइए, इस तरह यदि मैं बना दूं, ठीक है, तो जो फ्लक्स लाइन है इनके लिए जो रिलक्टेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्योंकि आपका जो रास्ता था एन से एस के बीच में जो रास्ता था उस रास्ते में आपका कुछ मैग्नेटिक मटेरियल आ गया और मैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस बहुत कम होता है, तो बहुत अच्छा पाथ इनको मिल गया क्योंकि फ्लक्स का अपोजिशन है वो अब कम हो गया। तो ये करना चाहेगा, ये जो एन से एस जो फ्लक्स जाएगा, जो स्टेटर का फ्लक्स, वो क्या चाहेगा, इसको मूव कराना चाहेगा, ठीक है, इसको क्या कराना चाहेगा, मूव कराना चाहेगा। सपोज करो ये एन पोल है, इसके अंदर ये एस पोल है, तो ये एस वाला इस एन को इधर खींच लेगा, ये इसको इधर खींच लेगा और ये इस पोजीशन में आ जाएगा। ये जो आपका रोटर था ये रोटेट इस तरह कर जाएगा, इस तरह ये रोटेट कर जाएगा। रोटेट करते ही क्या हुआ, इसको जो मिनिमम पाथ, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ इसको प्रोवाइड हो गया। तो इस तरह जो टॉर्क बनता है दोस्तों, इस तरह रोटर पे जो टॉर्क काम करेगा उस टॉर्क को अपन बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है, जो कि ड्यू टू वेरिएशन इन रिलक्टेंस के कारण क्रिएट होता है। क्योंकि भैया ज़्यादा रिलक्टेंस था या रिलक्टेंस कम हो गया, तो ज़्यादा से कम की तरफ, रिलक्टेंस की तरफ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाना चाहेंगी, तो इस तरह रोटर पे एक टॉर्क काम करेगा और वो जो रोटर है वो आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। इस टॉर्क को अपन रिलक्टेंस टॉर्क अपन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही होगा दोस्तों, इस रिलक्टेंस मोटर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ भी वही होगा। इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो तो कैसे होगी, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह इसकी स्टार्टिंग होगी, लेकिन रिलक्टेंस टॉर्क के कारण आपके जैसे ये वाला पोर्शन आएगा तो रिलक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन आएगा तो रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जो स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो चाहेगा कि उसका रिलक्टेंस क्या हो, कम से कम हो, तो वो इस वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अब क्योंकि वो खुद तो क्या कर रहा है, आरएमएफ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इस वाले हिस्से को भी अपने साथ पकड़कर ही लगातार खींचता रहेगा और ये जो रोटर है ये अब सिंक्रोनस स्पीड से गति करने लगेगा, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग तो कैसे हो गई, एक इंडक्शन मोटर की तरह हो गई और ये 70 to 80% स्पीड पे रन कर रही है, स्लाइटली लेस 70 to 80% पर जब ये रन कर रही है तो इसमें से ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मैंने हटा दिया। कैसे हटाया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप उसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए। अब केवल मेन वाइंडिंग इसको रोटेट करा रही है और रोटेट कराते कराते वो सिंक्रोनस स्पीड के लगभग बराबर स्पीड पे पहुंच गई। जैसे ही वो लगभग बराबर स्पीड पे पहुंची, इसके अंदर एक रिलक्टेंस टॉर्क क्रिएट हुआ। उस रिलक्टेंस टॉर्क ने इस रोटर को पुल्ड कर दिया, किसमें, सिंक्रोनिज्म में पुल्ड कर दिया। जो सिंक्रोनस स्पीड आपकी स्टेटर एमएमएफ की थी, उस एमएमएफ से अब ये जो रोटर है ये रोटेट करने लगेगा। और यदि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है तो अब कोई इंडक्शन प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा, क्योंकि इंडक्शन प्रिंसिपल के लिए जरूरी था कि दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तो ये आपको समझना है, दो चीजें आपको समझनी है। इसकी स्टार्टिंग तो हो रही है इंडक्शन प्रिंसिपल से, इंडक्शन के कारण जो टॉर्क बन रहा है, लेकिन इसकी जो रनिंग कंडीशन में जब ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगी उस समय कोई इंडक्शन टॉर्क इसके अंदर नहीं बनेगा, केवल जो आपका जो रिलक्टेंस टॉर्क है वही इसको रोटेट कराता रहेगा, ठीक है। तो ये है रिलक्टेंस मोटर। इसका यदि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स अपन समझें तो यहाँ से मैं इसको समझा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये येलो वाली जो लाइन दिख रही है ये केवल यदि मैं मेन वाइंडिंग को लेता हूँ तो मोड आपको पता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है, आपका जीरो होता है। ये अपने कल पढ़ा था, इसीलिए तो अपन ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम में ले रहे थे। तो ये मैं यदि ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग यदि मैं काम में लेता हूँ, ठीक है, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम में लेता हूँ तो आपका कुछ स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है और स्टार्टिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही मोटर की स्पीड आपकी 70 to 80% स्पीड पे पहुंचेगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ने अपने कॉन्टैक्ट ओपन कर लिया। ओपन करते ही ये जो ग्राफ है ये किस ग्राफ को फॉलो करेगा, मेन वाइंडिंग वाले ग्राफ को फॉलो करेगा, क्योंकि मेन वाला जो ग्राफ था उसको फॉलो करेगा यहाँ तक। अब यहाँ तक मोटर की स्पीड क्या हो चुकी है, अबाउट सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे पहुंच चुकी है। इस पॉइंट पे तो सिंक्रोनस स्पीड हो ही गई, इस पॉइंट पे वो लगभग सिंक्रोनस स्पीड पे मोटर की स्पीड पहुंच चुकी है। अब आपका क्या काम करेगा, रिलक्टेंस टॉर्क यहाँ पे काम करेगा और रिलक्टेंस टॉर्क मोटर को पुल्ड इनटू सिंक्रोनिज्म में डाल देगा। तो ये जो स्पीड है ये क्या रह जाएगी, आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे मोटर रन करती रहेगी, एग्जैक्ट एनएस स्पीड पे मोटर रन करती रहेगी। ये इसका ऑपरेटिंग रेंज इसकी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब ये सिंक्रोनस स्पीड पे गति करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे जब ये रन करेगी उस समय कोई भी इंडक्शन टॉर्क इसमें काम नहीं करेगा। इंडक्शन टॉर्क क्या होगा, इसके अंदर जीरो होगा, केवल सिंक्रोनस स्पीड से ही ये गति करेगी, रिलक्टेंस टॉर्क के कारण ही गति करेगी और दैट द रीजन इस मोटर को अपन रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। अब स्पीड क्या होगी, इसकी कांस्टेंट हो गई क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे गति कर रही है। तो जो कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन है उस नो ब्रशेस नो मोटर कोई रोटर को डीसी एक्साइटेशन नहीं देनी पड़ रही, कोई प्रोसेस नहीं है और कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब रोटर का कोई कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनमें मैं सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर को लेकिन इस मोटर को प्रयुक्त करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपकी अपन डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस सिंक्रोनस मोटर का टाइप है। इसका भी जो ऑपरेशन होगा वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही होगा, इसलिए मैं इसको सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का टाइप इसको बताता हूँ, हिस्टैरिसीस मोटर। तो हिस्टैरिसीस मोटर के अंदर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी को अपन काम में लेंगे, और हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी की जब भी अपन बात करते हैं तो ये लिंक करता है BH कर्व के जो लूप का जो एरिया आता है, वो लूप का जो एरिया है वही हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हिस्टैरिसीस टॉर्क बनेगा उस लूप के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको रोटर की कंस्ट्रक्शन में बता दूं, क्योंकि स्टेटर तो जस्ट सिमिलर होगा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही, जिसमें दो वाइंडिंग होगी, एक मेन वाइंडिंग होगी और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। रोटर में कुछ चेंज है। रोटर में क्या चेंज है दोस्तों? ठीक है, रोटर ये तो आपका स्टेटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो आपका स्टेटर वाला पार्ट सबसे पहले जो येलो कलर में दिख रहा है ये आपकी स्टेटर पे हो गई। अब आइए इस रोटर वाले पार्ट में। तो रोटर वाले पार्ट पे सबसे पहले तो बीच में ये जो है ये एयर गैप इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैंने रखा हुआ है इसमें, इसको हिस्टैरिसीस रिंग अपन कह रहे हैं इसको। ठीक है, इसको अपन क्या कह रहे हैं? इसको हिस्टैरिसीस रिंग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का काम में इसलिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर जब हिस्टैरिसीस को डिस्कस किया था तो अपन ने पढ़ा था कि जो जिस मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और जो इनकी जो रिटेंटिविटी होती है वो क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। कोरोसिव फोर्स और रिटेंटिविटी दोनों ही क्या होती है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की ज़्यादा होती है। मतलब इनको इतनी जल्दी आसानी से ना तो डिमैग्नेटाइज किया जाता है, ना ही प्रॉपर्टी आ जाती है। तो मुझे रोटर से कोई नहीं करनी पड़ रही, ना ही मुझे कोई डीसी एक्साइटेशन इस रोटर को देनी पड़ रही है, जैसा कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर होगा। यहाँ मुझे कोई भी आपको यहाँ पे कोई डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको यहाँ कुछ भी यहाँ कनेक्ट करना नहीं पड़ रहा है। केवल मैंने क्या किया है, इसको परमानेंट मैग्नेट मोटर की तरह मुझे इसको स्टार्ट कराना है। तो मैंने परमानेंट मैग्नेट वाला मटेरियल लिया है। तो पहले तो ये क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने के बाद हो गया कि किस तरह इसका रोटर बना होता है। जैसे सप्लाई से कनेक्ट करूंगा तो इसके अंदर दो वाइंडिंग है, तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों तो इनमें मैंने बताया डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया, स्टेटर ने बना दिया। अब क्या होगा, इसका जो स्टार्टिंग होगी वो जस्ट सिमिलर होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह। जैसे अपने रिलक्टेंस मोटर में ही पढ़ा था, जो स्टार्टिंग हो रही थी मोटर की वो तो कैसे हो रही थी? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह। क्यों कैसे होगी? क्योंकि जैसे ही इसके अंदर स्टेटर का आरएमएफ बनेगा वो ईएमएफ क्रिएट करेगा रोटर के अंदर, क्योंकि चूंकि मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है तो इसके अंदर वो क्या करेगा, इसके अंदर जो एल्यूमिनियम आर्वर जो मैंने काम में लिया है इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स कट होगा, स्टेटर का रोटेटिंग फ्लक्स है और रोटर आपका शुरू में स्टेशनरी है। तो इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल याद करो कि रोटर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, तो एडी करंट्स टॉर्क बनेगा, जो कि इंडक्शन मोटर के अंदर जैसे टॉर्क बन रहा था वही लेंजलो काम करेगा। तो क्या होगा, ये रोटर जो है ये उस एडी करंट टॉर्क के कारण रोटेट करने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर एमएमएफ। स्टेटर का एमएमएफ रोटेट करता करता किस स्पीड तक पहुंचेगा? नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड से जस्ट पहले तक रोटेट करेगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंडक्शन टॉर्क बनता है वो उसको इंडक्शन जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे कम स्पीड तक ही उसको रोटेट कराता है। ही ये नियर अबाउट सिंक्रोनस स्पीड पहुंचेगा, इसका जो मैग्नेटिक मटेरियल पूरी तरह मैग्नेटाइज हो चुका होगा, और मैग्नेटाइज हो चुका होगा तो इसके अंदर पोल क्रिएट हो जाएंगे आपके। इस रोटर जो है परमानेंट मैग्नेट वाला है, इसके अंदर मैं इस तरह का हूँ, या इसका जैसे मैं स्ट्रेसेस वाला ग्राफ बताऊं, ठीक है, तो वो BH कर्व जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, अपन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए अपन ने पढ़ा था किस तरह का BH कर्व बनता है, मतलब इसका जो एरिया वो होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसका जो एरिया है वो लूप इसका ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रेस स्टोर की तो यहाँ
और एल को मैंने यहाँ पे काम में दिया है। इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की यदि बात करें तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में आप देख पा रहे होंगे कि या तो आपकी स्पीड क्या हो गई, एनएस स्पीड हो गई, ठीक है। तो जीरो से लेके यहाँ एनएस एनआर क्या था, यहाँ जीरो था, तो यहाँ तो क्या काम कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक तो आपका जो टॉर्क बन रहा था वो किसके कारण बन रहा था, वो बन रहा था एडी करंट या इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल के थ्रू। इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क बनता है, इंडक्शन टॉर्क आपका बन रहा था। लेकिन जैसे ही आपका जो हिस्टैरिसीस टॉर्क काम करने लगेगा, जैसे ही मैग्नेटाइज होगा, तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं, ठीक। ये स्टेटर और ये कैपिटल एस पोल, ये किसके हैं, स्टेटर के हैं, ठीक है। स्टेटर आरएमएस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल हैं स्टेटर के। और अब यदि ये मैग्नेटाइज होगा तो आप मुझे बताइए कि इसके होगी या नहीं होगी, जो अपोजिट अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और मतलब मैं कहूं कि जैसे ही ये मोटर लगभग सिंक्रोनस स्पीड के आसपास रोटेट करेगी, ठीक है, ड्यू टू दिस हिस्टैरिसीस टॉर्क, जो कि रोटर के अंदर आपका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया के कारण जो मैग्नेटिक फ्रंट मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टीज आ गई, इसके कारण जो इसमें पोल क्रिएट हुए एन और एस, ये आपकी लेकिन जैसे ही ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगा मैग्नेटिक लॉकिंग के बाद, इसके अंदर इंडक्शन टॉर्क जीरो हो गया। और ये एल्यूमिनियम आर्मर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये इसका रोल था केवल कब, जब स्टार्टिंग में जब ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। एक बार ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगेगा, उसके बाद आपका जो इंडक्शन टॉर्क है उसका कोई मतलब नहीं है। या मैं इस तरह कहूँ, जब ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा, इसके अंदर जो स्लिप है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और स्लिप जीरो होने पर जो हिस्टैरिसीस टॉर्क वर्क करेगा और स्लिप क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। तो अब मैं इस तरह इसको, ये तो अपना हो गया था वी एच कर्व, इसके टॉर्क स्लिप कैरेक्टराइजेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही ये नियर अबाउट सिंगल स्पीड पहुंचेगा, तो हिस्टैरिसीस टॉर्क के कारण ये इसका ऑपरेशन प्राप्त होगा और ये एनएस स्पीड पे रोटेट करने लगेगा उसी टॉर्क से। तो ये हिस्टैरिसीस ऑपरेशन है, अपन को टॉर्क स्लिप कैरेक्टराइजेशन मिलेगी। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो एप्लीकेशन की बात करें तो वही, इसकी स्पीड भी क्या सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रही है, तो कॉन्स्टेंट स्पीड है, आवश्यकता पड़ती है। साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में भी मैं इस मोटर को प्रयोग करूंगा, हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर में, क्योंकि ये स्मूथ ऑपरेशन इस मोटर का मिलता है मुझे, बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन, कांस्टेंट स्पीड, और कोई इसके अंदर मैं इस तरह कहूँ कि कोई इसमें नॉइज वाइब्रेशन भी बहुत मिनिमम इसके अंदर होंगे। टाइमिंग डिवाइसेस में मैं इसको काम में लूँगा, इलेक्ट्रिक क्लॉक में मैं इसको काम की एप्लीकेशन है। तो ये दो मोटर जो पड़ी थी अपन ने, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर, दोनों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग टॉर्क जो था वो तो बन रहा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक्शन से, और रनिंग कंडीशन में इनकी स्पीड हो रही थी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। रिलक्टेंस के अंदर रिलक्टेंस टॉर्क के कारण हो रही थी, हिस्टैरिसीस के अंदर हिस्टैरिसीस टॉर्क जो बना है वीएच कर्व का जो ज़्यादा एरिया बना है, तो परमानेंट मैग्नेट वाली जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ गई हैं, उसके कारण ये हिस्टैरिसीस टॉर्क के कारण ये मोटर रोटेट करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे दोनों मोटर रोटेट करेंगी। ये एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी स्पेशल पर्पज मशीन्स जिनसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एप्लीकेशन पे बेस्ड भी पूछे जाते हैं, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।